आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका ने ईरान को फिर दी धमकी। वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा, जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम बंद करे ईरान, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे संगीन नताइज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जस्टिस महकमे से तफ्तीशी इदारे FBI के खिलाफ तहकीकात का किया मुतालबा। कहा, 2016 के सदारती इंतखाबात में FBI की मुदाखलत का है शक। शामी अफवाज ने दमिश्क के जुनूबी हिस्से के दाइश से जंगजुओं से कराया आजाद। हजर अल असवद और यरमुक कैंप पर असदी अफवाज का कब्जा, इलाके से बागियों का इनखला। वेनेजुएला में हुए सदारती इंतखाबात में सदर निकोलस मदुरो ने दर्ज की जीत। दोबारा 6 साल के लिए बने सदर। अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज मानने से किया इनकार। और रूस की सोची में वजीर आजम मोदी और सदर पुतिन की मुलाकात। दहशतगर्दी से लेकर के मईशत तक कई इश्यूज पर हुई बातचीत। पीएम ने सोची बुलाने पर पुतिन का किया शुक्रिया। और चलिए वर्ल्ड न्यूज में तफसील से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरान के हवाले से नई हिकमती अमली का ऐलान किया है और अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ नए समझौते के लिए तैयार हैं। और वजीर खारजा बनने के बाद अपने पहले खिताब में पोम्पियो ने यह कहा कि किसी भी हालत में अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे में बहुत सी खामियां हैं, जिसे दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी वजीर खारजा ने यह कहा कि अगर ईरान के साथ नया समझौता अमल में नहीं आता है तो तेहरान पर अब तक की सबसे सख्त माशी पाबंदी आयद की जाएगी। माइक पोम्पियो ने ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अपनी मुदाखलत बंद करे और हूसी मिलिशियाओं को हथियार सप्लाई करना बंद करे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने 4 मई को ईरानी जौहरी समझौते से अलग होने का ऐलान किया था। America's commitment to the Iran strategy President Trump laid down in October remains. It will now be executed outside of the JCPOA. We'll continue to work with allies to counter the regime's destabilizing activities in the region, block their financing of terror, and address Iran's proliferation of missiles and other advanced weapon systems that threaten peace and stability. We will also ensure Iran has no path to a nuclear weapon. Not now, not ever. Following our withdrawal from the JCPOA, President Trump has asked me to achieve these goals on Iran. We'll pursue these goals along several lines of effort. First, we will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime. The leaders in Tehran will have no doubt about our seriousness. और उधर ईरान जौहरी मुआहदे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने यह कहा कि जौहरी समझौते को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन को मजीद कदम उठाने की जरूरत है। और तेहरान में यूरोपियन यूनियन के एनर्जी कमिश्नर मैगुअल एराइज कैनेटी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। जवाद जरीफ ने कहा कि ऐसे माहौल में जब अमेरिका इस डील के खिलाफ है, यूरोपियन ममालिक को सियासी बयान से आगे बढ़कर के ईरान में सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। और ईरानी वजीर खारजा का बयान ऐसे वक्त में आया जब यूरोपियन ममालिक की कई कंपनियों ईरान में, एक तरीके से ये तमाम जो कंपनियां हैं ईरान में बिजनेस करने से कतरा रही हैं या फिर उसने अपना काम फिलहाल रोक दिया है। वहीं यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि वो कंपनियों के इक्तिसादी मफाद को बचाने के लिए नया कानून बनाएगा। और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब इस खबर पर और इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बातचीत के लिए फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया सर। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है कि वो नए जौहरी समझौते को करे, नहीं तो संगीन नताइज होंगे। इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात नजर आ रही है क्या? देखिए, ये एक ईंधन भपकी है, ठीक है। और आप ये देखिए कि आज का ईरान और 40 साल पहले के ईरान में जमीन व आसमान का फर्क है। 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था
उस वक्त इन्होंने चाहा था कि ईरान को मिटा देंगे, लेकिन ये आज तक मिटा नहीं सके। 40 साल में आज ईरान कहाँ पहुंच गया, सेल्फ डिपेंड हो गया है। ईरान ने इस तरह से अपने आप को डेवलप कर लिया है कि ये ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा था इससे पहले भी कि ईरान को मिटाने के लिए उस पर हमला करेंगे, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि खलीज फारिस से जो है 70% जो है तेल का कारोबार है, और खलीज फारस से गुजर जाना अमेरिकन को जंग करने के बाद वहां के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल देखिए इसके अंदर मामला क्या है, ये जो गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल है, अमेरिका के अंदर जो ज़ायनी लॉबी है वो इनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रही है। हमें तो हंसी आती है अमेरिका के ऊपर, एक ऐसा कंट्री है कि जिसका अपना रिजर्व बैंक नहीं, जिसकी गवर्नमेंट डॉलर नहीं छापती है। 13 फेडरल बैंक के वो जो मेंबर्स हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, वो जब छापते हैं डॉलर तब वहां की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो ये कंट्री क्या लड़ेगा, ये क्या नाम है, ये सैंक्शन। देखिए इससे पहले जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था तो उसके साथ सबके सब थे। इस सैंक्शन में अमेरिका के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने खुल के कह दिया है कि अगर बड़ी कंपनियों जो अमेरिका में कारोबार करती हैं, अगर उसके अंदर काम करेंगे, हम छोटी कंपनी बनाने के बाद काम करेंगे। तो शेल कंपनीज की बात कर रहे हैं और तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी अगर ऐसा ही रहा अमेरिका की तो। लेकिन सर, क्या अमेरिका इस मुआहदे से अलग होने के बाद अलग थलग नहीं पड़ गया है? मुआशी पाबंदी की धमकी के अलावा वो और क्या कर सकता है इस वक्त? हमको तो दिख रहा है कि अमेरिका तन्हा दिखाई दे रहा है, अमेरिका अकेला किया। और जो आज जॉन पॉम्पियो ने जो बातचीत कही है कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, उनको याद रखना चाहिए कि जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर हैं, खामनाई साहब बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ गलत तरीका इस्तेमाल किया गया तो फिर है, यानी तेल अवीव और जो ये है ये बचेगा नहीं। ये उन्होंने पूरी तरीके से, अगर ये जंग तक जाएंगे तो ईरान तो उसकी भी तैयारी किए हुआ है। बेशक तैयारी तो झुका पाना पॉसिबल नहीं है। और ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये ग्रेटर इजराइल का जो गेम है, इसराइल को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त तो ईरान के पाले में गेंद है। कौन खड़ा हुआ अमेरिका के साथ बताइए? पिछले सैंक्शन में तो आपने देखा था कि पूरे तमाम यूरोप उसके साथ में खड़ा हुआ था, पूरे तरीके से क्या नाम है आपके रशिया थे, चाइना थे, सब लोग उसके साथ में खड़े हुए थे। इस सैंक्शन में तो कोई उसके साथ खड़ा ही नहीं है। तो आज के वक्त में खुद अमेरिका को अपने अंदर झांकने की शायद जरूरत आन पड़ी है। लेकिन सर, ईरान ने यह कहा इन सब के बीच कि यूरोपियन ममालिक सिर्फ जबानी नहीं बल्कि ईरान में सरमायाकारी के जरिए ईरान को मजबूत भरोसा दिलाए, क्योंकि अमेरिकी पाबंदी के डर से कई कंपनियां ईरान से कारोबार करने में डर रही हैं। तो वो जो ये कह रहा है कि वो यकीन दिलाएं, तो उसका कहीं ना कहीं डर है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कुछ कंपनियां जो हैं वो कतरा रही हैं। तो ये कैसे ठीक होगा और उसको यकीन कैसे होगा? देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि 1996 में जब क्यूबा के साथ इन्होंने सब गड़बड़ किया था, तो उस वक्त जिस वर्ल्ड ट्रेड क्या नाम है कानून का इस्तेमाल किया था, वो यूरोपीय यूनियन से ये कह रहे हैं कि आप उसी कानून के तहत इस्तेमाल करें उस कानून का। और अमेरिका अगर सैंक्शन लगाता है तो अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाए। वो ये कह रहे हैं क्लियर कट, उनसे कहना है क्लियर कट बात बताओ कि अगर अमेरिका ने मुआहदा तोड़ तो दिया, इस पे प्रेशर जब बिल्टअप करेगा, यानी अमेरिकन जब सैंक्शन लगाएंगे, तुम अपना स्टैंड बताओ कि तुम कहां के ऊपर रहोगे। ये उनसे क्लियर कर रहे हैं। और अगर ऐसा करता है तो भी 1996 का जो वर्ल्ड ट्रेड जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करो उठाकर। ये ईरान चाह रहा है क्लियर कट। तो सर ये मतलब आसान लग रहा है जब अपनी तरफ से वो बात कह तो रहा है, लेकिन क्या इस पर अमल करेगा यूरोपियन यूनियन और इस तरीके से उसको यकीन मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त तो ट्रम्प का हाल बहुत बुरा है, ठीक है, और मजबूरी होगी सबकी कि सब ट्रम्प का साथ छोड़ें। और क्योंकि सब सारे दुनिया के सामने आ गया कि अमेरिकन ने सिर्फ झूठ बोला है, इवन जो है खुद उनके कंट्री का किया हुआ मुआहदा वो तोड़ रहे हैं। तो ट्रम्प तो अपने ही कंट्री के खिलाफ खड़े हुए हैं ना। तो ये तो ट्रम्प की मनमानी चलेगी नहीं और इससे कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। चलिए सर, हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत आपने की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिस महकमे से मुतालबा किया है और कहा कि वो वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI के खिलाफ 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के बारे में तहकीकात करें। ट्रंप ने यह मुतालबा गुज़िश्ता रोज ट्वीट के जरिए किया और एक ट्वीट में ट्रंप ने यह कहा कि वो जानना चाहते हैं कि कहीं इस कदम के पीछे पिछले सदर ओबामा इंतजामिया का हाथ तो नहीं। और अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के पहले से ही जांच चल रही है। ट्रंप ने कई बार इल्जाम लगाया कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है और अब तक रूस के साथ किसी भी तरह की साठगांठ का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। यह बात कही जाती रही है। उनका इशारा स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मूलर के जेर क़यादत की जा रही जांच की तरफ है। इस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रूस ने 2016 के इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की थी या नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शामी अफवाज ने दारुल हुकूमत दमिश्क के जुनूबी हिस्से से दाइश के जंगजुओं को निकाल बाहर किया है। शामी जराए के मुताबिक दमिश्क के जुनूबी इलाके हजर अल अस्वद से दाइश के जंगजुओं को खदेड़ दिया गया है और असदी अफवाज ने इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर कई हफ्तों की लड़ाई के बाद शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मजाफाती इलाके यरमुक कैंप में इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं ने हथियार डाल दिए हैं और मुआहदे के तहत इलाका छोड़ दिया है। इतवार की शाम बसों में सवार होकर के ये लोग अपने अहले खाना के साथ इदलिब की जानिब रवाना हो गए। हालांकि शामी हुकूमत ने इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं से किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। वाज़ेह है कि पिछले 4 हफ्तों से यरमुक कैंप में इस्लामिक स्टेट और शामी अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें चल रही थी और इस तरह दमिश्क के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से दहशतगर्द तंजीम दाइश को मुकम्मल खात्मा उसका कर दिया गया है। उधर सऊदी फिजाई और दिफाई निजाम ने यमन की जानिब से दागे गए मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया है और अरब इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने यह कहा कि यमन सरहद के करीब सऊदी शहर जजान पर दागे गए मिसाइल को नाकाम बना दिया गया है। यह मिसाइल यमन के सादा सूबे में मौजूद हौसी मिलिशिया की जानिब से दागा गया था और इससे कबल हूसी बागियों ने कहा था कि उन्होंने जजान के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागा है, लेकिन इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं दी गई। यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कई बार सऊदी अरब पर मिसाइल दागे हैं। इधर इराक में हाल ही में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में मुक्तदा अल सदर के सायरोन सियासी इत्तेहाद को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन वो तनहा हुकूमत बनाने के अहल नहीं है। ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ भी एक तरीके से तेज हो गया है और इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। इंतखाबात में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अल फतह सियासी इत्तेहाद के सरबराह हादी अल आमरी ने मुक्तदा अल सदर से मुलाकात की। उन्होंने मुक्तदा अल सदर को जीत की मुबारकबाद पेश की। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में सियासी अमल की पेशरफ्त, कौमी हुकूमत की जल्द तश्कील, अवाम के मुश्किलात पर तबादला ख्याल हुआ। वाज़ेह है कि इससे 24 घंटा पहले वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी ने मुक्तदा अल सदर से मुलाकात की थी और मखलूत हुकूमत बनाने की बात कही थी। वाज़ेह है कि मुक्तदा अल सदर के सायरोन सियासी इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में 54 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि इबादी की अल नस्र इत्तेहाद ने 42 सीटें हासिल की हैं। इस तरह ये दोनों ग्रुप आने वाले दिनों में हुकूमत तश्कील दे सकते हैं। उधर तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने अपने इंतखाबी कैंपेन के दौरान यूरोपियन ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बोस्निया की राजधानी सराजीवो में तुर्की बाशिंदों से खिताब करते हुए अर्दगान ने कहा कि यूरोप के बसे तुर्क शहर एकजुट होकर के अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। उन्होंने इंतखाबी तशहीर न करने देने के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हॉलैंड हुकूमत को निशाना बनाया। तुर्की के सदर ने कहा कि जमहूरियत के दम भरने वाले यूरोपियन ममालिक को बोस्निया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपको बता दें कि तुर्की में 24 जून को इंतखाबात होने वाले हैं। इसके लिए तैयब अर्दगान यूरोपियन ममालिक में भी अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan
Avrupalı Türkler olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde यूरोप में जो भी तुर्क हैं जिन्होंने 2015 और 2017 के इंतखाबात में हमारी पार्टी को वोट दिया, उनसे अपील है कि 24 जून को होने वाले इंतखाबात में भी हमारी मदद करें। ऐसे वक्त में जब जमहूरियत का दम भरने वाले यूरोपीय यूनियन ममालिक ने हमें कैंपेन करने नहीं दिया, बोस्निया ने हमें इजाजत देकर सच्ची जमहूरियत का मुजाहरा किया है। bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil इधर वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने इतवार को हुए सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके साथ ही वो दोबारा 6 साल के लिए वेनेजुएला के सदर बने रहेंगे। वेनेजुएला इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मदुरो ने 67.7 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीब हरीफ हेनरी फाल्कन रहे, जिन्हें महज 21.2% वोट मिले हैं। ये नताइज 90% वोट की गिनती के बाद सामने आए हैं। बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोट डालने के लिए तकरीबन 47% शरह रही। आपको बता दें कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस इंतखाबात का बायकॉट किया था। अपोजिशन जमात के सरबराह फाल्कन ने वोटों की गिनती के फौरन बाद इसे नकारते हुए कहा कि वो इस इंतखाब को सही नहीं मानते। उन्होंने वेनेजुएला में नए सिरे से इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। Es obligatorio para nosotros denunciar इंतखाबात से पहले हुकूमत ने जो बात कही थी उसकी पासदारी नहीं की गई। हम इस इंतखाबात के नताइज से इत्तफाक नहीं रखते। हमारे लिए इस चुनाव का कोई मतलब नहीं। हम वेनेजुएला में दोबारा इंतखाबात कराने की मांग करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात मोदी के मिशन रूस की। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सोची शहर में सदर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने आज मुलाकात की और पुतिन से पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से पुतिन ने खैर मकदम किया। पीएम मोदी ने चौथी बार सदर चुने जाने के लिए पुतिन को मुबारकबाद दी। साथ ही यह भी कहा कि भारत के साथ सदर पुतिन का खास रिश्ता रहा है। भारत और रूस के रिश्तों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस सच्चे दोस्त हैं और यह रिश्ता मजीद मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुस्तकिल रुकनियत दिलाने में रूस ने अहम रोल अदा किया। अब भारत और रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ब्रिक्स में भी मिलकर काम कर रहे हैं। खुशी की बात है, चाहे एससीओ जिसमें आपने बहुत बड़ी भूमिका अदा की भारत को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने में, चाहे ब्रिक्स समिट हो, चाहे सीकास हो, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो, हम मिलजुल करके एक के बाद एक अनेक मैकेनिज्म में साथ काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें आपको कि इस वक्त पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं और सोची में आज सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुतिन से पीएम मोदी का एक तरीके से जो मुलाकात थी वो बेहद गर्मजोशी से पुतिन ने उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और पीएम मोदी ने चौथी बार सदर चुने जाने के लिए पुतिन को मुबारकबाद भी इस दौरान पेश की। और हमारे साथ हमारे मुआविन चैनल व्योन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धार्थ सिब्बल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात की है, रस्मी बातचीत के अलावा किन इश्यूज पर खास तौर पर इत्तेफाक राय बनी? क्या कोई समझौते की भी उम्मीद है? जी, मैं आपको बता दूं ये इनफॉर्मल समिट है तो इसमें कुछ समझौता नहीं होगा। इसमें कोई प्रोटोकॉल का जो बंधन होता है वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ इनफॉर्मल फ्री विलिंग टॉक्स हुई थी, अब टॉक्स खत्म हो गई है। कुछ ही चंद घंटों के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोची में और वहां मुलाकात की थी उनने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ। फोकस ये था कि कैसे बायलैटरल जो टाइज है इंगेजमेंट इंक्रीज करी जाए। और मैं बता दूं ये एक नया फॉर्मेट है डिप्लोमेसी का, इनफॉर्मल समिट का। ये दूसरा इनफॉर्मल समिट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत हुए हैं। इससे पहले वो चाइना गए थे जहां पे उन्हें चाइना के प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, तो हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे इनफॉर्मल समिट्स के। इनफॉर्मल समिट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको ज्वाइंट कम्युनिके या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ये बेसिकली एक, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए, आपने मुलाकात करी और आप कोई और डिप्लोमेटिक फ्रंट से ये बेहद अहम हो जाती है अपने आप पे। लेकिन सिद्धार्थ, पिछले कई दशक से हिंदुस्तान रूस का एलाई रहा है, लेकिन ट्रंप मोदी के दौरे में हिंद रूस के बीच दूरी बढ़ी है। क्या हिंदुस्तान अमेरिका और रूस के बीच दो राहें पर खड़ा है? ऐसे में मोदी के लिए बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है? बैलेंस तो हमेशा किसी भी रिश्ते में इंपॉर्टेंट होता ही है, पर यहाँ पे बैलेंस की बात कम समझ लो और समझ लो कि रशिया से एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है। रशिया हमारा पिछले बड़े सालों से अच्छा पार्टनर रह चुका है, ट्रस्टेड पार्टनर रह चुका है, और यूएस तो अभी एक नेचुरल एलाई बना है। तो कभी भारत और रशिया के जो खबरें आती रहती हैं, वो खबरें कितनी भी आ जाए, पर ये रिश्ता ऐसा है जो हमेशा जुड़ा रहेगा, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि 70% हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। तो इतना बड़ा अगर परसेंटेज डिफेंस का वहां से आता हो, तो ये रिश्ता इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता। हमारे ताल्लुकात जरूर अच्छे हुए हैं अमेरिका से, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ताल्लुकात रशिया से खराब हुए हैं। रशिया से उतने ही अच्छे हैं और बरकरार ही रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल बढ़ते खबरों में आगे, अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ तिजारती महाजराई को वक्ती तौर पर एक तरीके से तोड़ने और सर्दखाने में डालने का फैसला किया है। और यह फैसला दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ टैक्स आयत करने की धमकियां रोकने पर इत्तेफाक के बाद किया गया। इस बात का ऐलान अमेरिकी वजीर खजाना स्टीवन नोशन ने किया, और नोशन और अमेरिकी सदर ट्रंप के इक्तिसादी मुशीर लैरी कोडलो ने यह बताया कि अमेरिका और चीनी मुज़ाकरातकारों के दरमियान होने वाली बातचीत में हफ्ते के रोज इस बात पर इत्तेफाक हो गया था। दोनों फरीक तिजारती अदम ताउन को दूर करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करेंगे। इस फैसले के बाद ही कंपनियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ट्रेड वॉर से दुनिया भर के बड़े मुल्क अपनी कंपनियों के हक में कदम उठाने लगे हैं। और इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में पिछले कई दिनों से खिलौए आतिशफशा लगातार आग उगल रहा है, और अब इस आतिशफशा से लावा निकल करके आसपास की सड़कों पर भी फैलना शुरू हो गया है। और खिलौए आतिशफशा में हुए धमाकों की वजह से लावा दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया। बड़ी तादाद में लावा अब समुद्र में भी गिर रहा है। मकामी इंतजामिया ने लोगों को उस जगह से दूर रहने की हिदायत दी है जहां लावा जाकर के समुद्र में मिल रहा है। बढ़ते आगे, बात चांद की, जहां के दूर दराज और तारीख हिस्सों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए चीन ने एक रिले सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया है। और परवाज भरने के करीब 25 मिनट बाद सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो गया और जमीन चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इसके बाद सैटेलाइट के सौर पैनल और संचार एंटेने भी एक तरीके से खुल गए। ये सैटेलाइट चेंज 5 नामी मिशन और जमीनी कंट्रोल स्टेशन के दरमियान राब्ताकारी का काम करेगा। नेमेड क्यूकियो नाम के इस सैटेलाइट का वजन 400 किलोग्राम है। यह 3 साल तक काम करेगा। चीन ऐसा पहला मुल्क बनने की कोशिश में मसरूफ है जो चांद के तारीख हिस्से पर अपना रोबोटिक तहकीकाती मिशन उतारेगा। प्रोग्राम के मुताबिक यह मिशन चांद की सतह से नमूने लेकर के वापस जमीन पर भी आएगा। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।